उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का साइंस का 30 मॉडल सेट 3। आप इसमें 80 प्रश्न देखेंगे। इस 80 प्रश्नों को घोंट जाइए, रट जाइए, परीक्षा में इससे बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए, आज आपके लिए लेकर आए हैं इस मॉडल पेपर में आपको पिछले कुछ वर्षों के परीक्षा के दौरान पर पूछे जाने वाले प्रश्न और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न है मिलते हैं, और सभी साथ ही आपको इस मॉडल पेपर के माध्यम से परीक्षा के पैटर्न और परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे इनकी जानकारी मिलती है। ऐसे में आप लोगों की मदद से मिलेगा मॉडल पेपर से परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने में सहायता। तो आप लोगों को इस मॉडल सेट से बहुत फ़ायदा होने वाला है। बिहार बोर्ड 10th साइंस मॉडल पेपर सेट 3 2025। तो अब आपके लिए पहला प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु, मतलब उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, कब बनता है उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है। कहता है जब वस्तु ए फोकस पर रहती है, बी फोकस दूरी से कम दूरी पर रहती है, सी अनंत पर रहती है, डी फोकस दूरी की दूनी तथा अनंत के बीच रहता है। तो इसका सही जवाब उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु कहाँ रहता है। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जवाब फटाफट। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब होगा बी। बी इज द राइट आंसर। चलिए, इसका सही जवाब बी होगा। चलिए, अगला प्रश्न का जवाब है, किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर उसके फोकस तथा फोकस केंद्र के बीच किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर उसके फोकस तथा प्रकाश केंद्र के बीच किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर उसके फोकस तथा प्रकाश केंद्र के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर उसके फोकस तथा उनके प्रकाश केंद्र के बीच रखे बिंब अर्थात वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर उसके फोकस तथा प्रकाश केंद्र के बीच में रखा है, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में, अच्छा एफ और सी के बीच में रखा गया, तो वस्तु रखा गया, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप लोग बता सकते हैं। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब होगा आंसर बी, बिंब की ओर ही बनेगा। बिंब की ओर जिधर वस्तु होगी उधर ही प्रतिबिंब बनेगा, जिधर वस्तु होगी उधर प्रतिबिंब बनेगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए मोबाइल स्क्रीन पर, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, ए थर्मिट अभिक्रिया द्वारा, बी अपचयनित अभिक्रिया द्वारा, सी धातु के गलित क्लोराइड का विद्युत अपघटन द्वारा, डी सभी कथन सत्य हैं। इनमें से कौन सा होगा। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, जवाब कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, कौन के जवाब दीजिए। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कर दीजिए। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो इतना तो बनता है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, ए थर्मिट अभिक्रिया द्वारा, बी अपचयनित अभिक्रिया द्वारा, सी धातु के गलित क्लोराइड का विद्युत अपघटन द्वारा, डी सभी कथन सत्य हैं। इनमें कौन सही होगा। आप लोग सही जवाब कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा सी, धातु के गलित क्लोराइड का विद्युत अपघटन द्वारा। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण धातु के गलित क्लोराइड का विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। चौथा प्रश्न, अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर चौथा प्रश्न, सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण
किस विधि द्वारा किया जाता है? सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? ए विद्युत अपघटन द्वारा, बी चूनकर, या सी चुंबक द्वारा, डी अपचयन विधि द्वारा। सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि से किया जाता है? सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइव स्ट्रीम को लाइक कीजिए। का सही जवाब होगा ए विद्युत अपघटन द्वारा। का सही जवाब होगा ए विद्युत अपघटन द्वारा। इसका सही जवाब होगा ए विद्युत अपघटन द्वारा। सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। पांचवा प्रश्न अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर देखिए। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र कितना है? ए पी, बी P2, सी P3, डी P4। ए पी, बी P2, सी P3, डी P4। ये सारे प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं, इसको रट जाइए, घोंक जाइए एकदम पूरी तरह से। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र कितना होगा? साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र कितना होगा? कमेंट बॉक्स में फटाक से जवाब कमेंट कीजिए आप लोग। आप साथ में ही टेस्ट दीजिए और प्रत्येक 10 प्रश्न पर आप देखिए कि आप कितना कर पाए। आपसे पूछेंगे 10 प्रश्न में आप कितने प्रश्न सही कर पाए। आप पेन और नोटबुक मतलब कॉपी और पेपर लेके बैठिए, कलम पेन पेपर लेके बैठिए और सब क्वेश्चन का ABCD में जवाब दीजिए। देखिए कितना आप सही कर पाते हैं और इससे आपको ट्राई भी हो जाएगा हम कितना सही किया, और नहीं कर पाए तो उसका आंसर देख के याद भी हो जाएगा। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। तो साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र कितना है? अब इसका जवाब सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है P4। इसका सही जवाब है P4। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र P4 है। छठा प्रश्न, किसी बिंब तथा उत्तल लेंस द्वारा, किसी बिंब बोले या वस्तु बोले, किसी वस्तु तथा उत्तल लेंस द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के देखिए किसी वस्तु तथा उत्तल लेंस के द्वारा बने उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के कितने होते हैं? ए दूनी से बड़ी नहीं हो सकती है, मतलब दूनी से बड़ी नहीं हो सकती है। बी में है 6 गुने से छोटी नहीं हो सकती है। सी 4 गुने से छोटी नहीं हो सकती है। डी 4 गुने से बड़ी नहीं हो सकती है। इसका कमेंट बॉक्स में जवाब आप लोग कमेंट कीजिए फटाक से। आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, फटाफट एकदम जवाब पढ़ते जाइए। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन ये है, किसी बिंब तथा उत्तल लेंस द्वारा बने उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी की क्या होती हैं? दूने से बड़ी नहीं हो सकती है। बी में है 6 गुने से छोटी नहीं हो सकती है। सी है 4 गुने से छोटी नहीं हो सकती है। डी है 4 गुने से बड़ी नहीं हो सकती है। कमेंट बॉक्स में फटाक से जवाब कमेंट कीजिए। अब उत्तर आ गया है, देख लेते हैं। इसका होगा सही जवाब सी, 4 गुने से छोटी नहीं हो सकती। 4 गुने से छोटी नहीं हो सकती। 4 गुने से छोटी नहीं हो सकती। इसका जवाब सी है। किसी वस्तु उत्तल लेंस द्वारा बने उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी से 4 गुने से छोटी नहीं हो सकती है। 7वां प्रश्न, कौन सही है? इनमें से कौन सही है? उत्तल लेंस में हमेशा अभिवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ए में है। बी में है उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब अभिवर्धित होता है। सी अवतल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इनमें कौन सही है? ऑप्शन डी में है बी एवं सी। इनमें से कौन सही होगा? आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए फटाक से। कमेंट बॉक्स में फटाक से जवाब दीजिए। 7 प्रश्न हो चुका है। इसका सही जवाब होगा डी, बी और सी दोनों। मतलब उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब अभिवर्धित होता है और अवतल लेंस में हमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।
केंचुआ में वृक्क कहाँ पाए जाते हैं? 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 ए पेटों पर, बी त्वचा पर, सी ए एवं बी सही हैं, डी सभी गलत हैं। केंचुआ में वृक्क कहाँ पाए जाते हैं? केंचुआ में वृक्क कहाँ पाए जाते हैं? केंचुआ में वृक्क कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही जवाब होगा सी। इसका सही जवाब होगा सी। केंचुआ में वृक्क पटों पेटों पर नहीं, पटों पर। केंचुआ में वृक्क पटों पर पाए जाते हैं और त्वचा पर भी पाए जाते हैं। केंचुआ में वृक्क पटों और त्वचा दोनों पर पाए जाते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जवाब कमेंट कीजिए। जवाब आ चुका है। मनुष्य में 4 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मनुष्य में 4 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मनुष्य में 4 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मनुष्य में 4 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लोहे में जंग किन किन वस्तुओं की उपस्थिति में लग सकता है? लोहे में जंग किन किन वस्तुओं की उपस्थिति में लग सकता है? लोहे में जंग किन किन वस्तुओं की उपस्थिति में लग सकता है? लोहे में जंग किन किन वस्तुओं की उपस्थिति में लग सकता है? इसका सही जवाब होगा ए, वायु और जल की उपस्थिति में। वायु और जल की उपस्थिति में लोहे में जंग वायु और जल की उपस्थिति में लग सकता है। लोहे में जंग वायु और जल की उपस्थिति में लग सकता है। लोहे में जंग वायु और जल की उपस्थिति में लग सकता है। लोहे में जंग वायु और जल की उपस्थिति में लग सकता है। 11वां प्रश्न अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर। लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? ए क्रोमियम लेपन द्वारा, बी एनोडीकरण द्वारा, सी पेंट द्वारा, डी यशद लेपन द्वारा। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब कमेंट कीजिए फटाक। इसका सही जवाब होगा डी यशद लेपन द्वारा। लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? तो यशद लेपन द्वारा। यशद लेपन द्वारा। यशद लेपन द्वारा। यशद लेपन द्वारा लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? यशद लेपन द्वारा। यशद लेपन द्वारा। यशद लेपन द्वारा। 12वां प्रश्न। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3। कौन सी धातु क्विक सिल्वर के नाम से जानी जाती है? कौन सी धातु क्विक सिल्वर के नाम से जानी जाती है? कौन सी धातु क्विक सिल्वर के नाम से जानी जाती है? कौन सी धातु क्विक सिल्वर के नाम से जानी जाती है? कौन सी धातु क्विक सिल्वर के नाम से जानी जाती है? कौन सी धातु क्विक सिल्वर के नाम से जानी जाती है? तो पारा। पारा क्विक सिल्वर के नाम से जानी जाती है। पारा क्विक सिल्वर के नाम से जानी जाती है। पारा क्विक सिल्वर के नाम से जानी जाती है। पारा क्विक सिल्वर के नाम से जानी जाती है। पारा क्विक सिल्वर के नाम से जानी जाती है। पारा क्विक सिल्वर के नाम से जानी जाती है। पारा क्विक सिल्वर के नाम से जानी जाती है। पारा क्विक सिल्वर के नाम से जानी जाती है। पारा क्विक सिल्वर के नाम से जानी जाती है। पारा क्विक सिल्वर के नाम से जानी जाती है। पारा क्विक सिल्वर के नाम से जानी जाती है। चलिए 14वां प्रश्न। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? इसका सही जवाब 4 प्रकार के। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग कृदंतक, रदनक, अर्धचवर्णक, चवर्णक। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृदंतक, रदनक, चवर्णक और अर्धचवर्णक। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है?
मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका जवाब बताइए आप लोग, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। टाइलिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इनमें से कोई नहीं। तो फटाक से बताइए, इसका सही जवाब होगा टाइलिन। मनुष्य के लार में टाइलिन पाया जाता है। मनुष्य के लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य के लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य के लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो आपतन कोण। आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। याद रहे, ये है मॉडल सेट 3, साइंस का मॉडल सेट 3। आप लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो ए, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12। चीनी का दिया है, ऑप्शन दिया है CH3COOH। नहीं, ये मेथनोइक एसिड है। CH3COOH ये मेथनोइक एसिड है। ए ऑप्शन गलत है। बी C6H12O6 ये ग्लूकोज है, ये भी गलत है। C12H22O11 ये है चीनी का सूत्र। और डी में जो दिया है CH3CHO ये मिथाइल एल्डिहाइड है। इसीलिए चीनी का सूत्र जो होगा, चीनी का रासायनिक सूत्र होगा C12H22O11। सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। C12H22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र, 19वां प्रश्न अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। 19वां प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट नहीं है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, बी में है NaHCO3, सी में है Na2CO2 और डी है NaCl, जो कि सर्वथा गलत है। देखिए Na2CO3, सी कार्बोनेट जब भी होता है CO3 होता है, तो इसलिए इसका जवाब होगा ए। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3। Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है Na2CO3। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को जितना जल्दी हो सके लाइक कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को इससे लाभ मिल सके। ये 19वां प्रश्न था आपके। अब 20वां प्रश्न आपके पास है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल रंग का होता है। प्रकाश के लाल रंग का प्रकाश के किस वर्ण के लिए? प्रकाश के लाल रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा 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 होता है। सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य। सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य।
लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, विचलन कम होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका विचलन कम होगा, और जिसका विचलन ज़्यादा होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। तो बैंगनी रंग का विचलन ज़्यादा होता है, तरंगदैर्घ्य कम है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, इसकी क्षमता क्या होगी? उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, इसकी क्षमता क्या होगी? 20 cm है तो इसकी क्षमता क्या होगी? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है तो इसकी क्षमता क्या होगी? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, इसकी क्षमता क्या होगी? इनमें से कोई नहीं, डी इसका आंसर सही है। इनमें से कोई नहीं से दिया है। दो डायप्टर गलत है, -2 डायप्टर वो भी गलत है, -5 डायप्टर नहीं, +5 डायप्टर होता तो हो जाता। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm, इसकी क्षमता होगी +5 डायप्टर, जो कि इसमें नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। चलिए, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है? ए पक्षमावी, बी परितारिका, सी लेंस, डी रेटिना। कौन? रेटिना बोले या दृष्टिपटल बोले? पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? 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 पुतली के आकार को परितारिका नियंत्रित करता है। 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 पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? आप लोग देख लीजिए, पुतली के आकार को परितारिका नियंत्रित करता है। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? ए CH4, बी C2H6, सी C3H4, डी C3H8। तो इसका सही जवाब होगा सी, ट्रिपल बॉन्ड। ये है प्रोपाइन। और प्रोपाइन का सूत्र, जो सूत्र होता है थोड़ा बता दें। इसका जो सूत्र होता है प्रोपाइन का सामान्य सूत्र, मतलब एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। तो सी का एन का मान 3 है, तो 3 दूना 6 में 2 कम हो गया तो 4, C3H4 ये हो गया प्रोपाइन का सूत्र। ये किसका हो गया? प्रोपाइन का सूत्र हो गया C3H4 प्रोपाइन, PROPYNE प्रोपाइन। चलिए, इसके बाद आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या क्या होती है? कोषों की संख्या क्या होती है? ए बढ़ती है, बी घटती है, सी स्थिर रहती है, डी अस्थिर रहती है। आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या ए बढ़ती है, बी घटती है, सी स्थिर रहती है, डी अस्थिर रहती है। आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या ए बढ़ती है, बी घटती है, सी स्थिर रहती है, डी अस्थिर रहती है। इसका सही जवाब होगा स्थिर रहती है। स्थिर रहती है, कोषों की संख्या स्थिर रहती है। चलिए, आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त सारणी के समूह ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या ए स्थिर रहती है, बी बढ़ती है, सी घटती है, डी कभी बढ़ती है और तो कभी घटती है। इसका क्या जवाब होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्या सही जवाब आप लोग बताइए। इसका सही जवाब होगा ए। आवर्त सारणी के समूह ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या स्थिर रहती है। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? इसका सही जवाब होगा जरा दृष्टि दोष, सी नंबर। सी इज द राइट आंसर, जरा दृष्टि दोष।
किस दृष्टि दोष को? तो जरा दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफॉक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। 26वां प्रश्न था। 27वां प्रश्न है, किसी उपकरण में धन मतलब प्लस और ऋण मतलब माइनस का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है? इसका सी सही जवाब होगा सी, कुंडली। कुंडली में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता। एमीटर में होता है, वोल्टमीटर में होता है, विद्युत सेल में होता है, किंतु कुंडली में नहीं होता है। कुंडली में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। कुंडली में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। कुंडली में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। कुंडली में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। 27वां प्रश्न है, कुंडली में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। कुंडली में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होगा। इसका सही जवाब ए होगा। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होगा। इस क्वेश्चन पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, लघु पथन होता है जब विद्युत परिपथ में गड़बड़ियाँ आ जाती हैं। विद्युत परिपथ में गड़बड़ी आने का मतलब हुआ कहीं पर तार जो है, परिपथ में लगा हुआ तार कहीं क्षतिग्रस्त हो गया हो, चूहा काट दिया हो या सड़ गया हो, किसी कारण से ठंडा और गर्म दोनों तार माइनस और प्लस दोनों नंगा हो गया हो और दोनों आपस में सट गया हो। जैसे दोनों आपस में सटता है तो सटने के बाद होता क्या है कि उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। 220 वोल्ट का ठंडा तार और 220 वोल्ट का गर्म तार, ये दोनों तार अगर यदि जैसे अथी होगा आपस में कनेक्शन होगा तो वो 440 हो जाता है। 220 और 220 440 हो जाएगा। 440 वोल्ट हो जाएगा और वहाँ पर शीघ्र ही मतलब अति शीघ्र पूरे परिपथ में प्रतिरोध जो हो जाएगा वो हो जाएगा शून्य, मतलब जीरो हो जाता है। प्रतिरोध ही खत्म हो जाता है, जिसके कारण धारा का मान एकाएक बढ़ जाता है। क्योंकि धारा को कंट्रोल करने वाला, रोकने वाला यदि कोई है तो वो प्रतिरोध है, और प्रतिरोध ही शून्य हो जाए तो धारा का मान क्या होगा? बहुत अधिक होगा। तो क्वेश्चन सही था, क्वेश्चन का जवाब सही है। लघु पथन के समय क्या होता है? तो लघु पथन के समय परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक होगा। 29वां प्रश्न, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? पत्तियों का मुरझाना हमारे ख्याल से जहाँ तक हो इसमें एब्सिसिक अम्ल होना चाहिए। देखते हैं क्या लिया आंसर सही है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक अम्ल के कारण संभव हो पाता है। एब्सिसिक अम्ल के कारण ही पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, उसके बाद पत्तियाँ गिर जाती हैं। ये पौधों में जरूरी भी है। पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन में से एक अम्ल एब्सिसिक अम्ल भी है, जैसे जिबरेलिन भी है, साइटोकाइनिन है, सबका अलग अलग कार्य है, किंतु पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक अम्ल के कारण संभव हो पाता है। 30वां प्रश्न है, जड़ की अधोगामी वृद्धि है। ए प्रकाशानुवर्तन, बी गुरुत्वानुवर्तन, सी जलानुवर्तन, डी रसायनानुवर्तन। तो प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्व अनुवर्तन, जल अनुवर्तन या रसायन अनुवर्तन। तो मेरे ख्याल से अगर जड़ की अधोगामी वृद्धि हो रही है तो यह गुरुत्व अनुवर्तन होना चाहिए। सही जवाब, जड़ की अधोगामी वृद्धि मतलब नीचे की ओर यदि वृद्धि कर रहा है तो गुरुत्व के कारण वो पृथ्वी की ओर अंदर ही धीरे धीरे चलते जा रही है। जड़ की अधोगामी वृद्धि गुरुत्व अनुवर्तन के कारण होता है। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, प्रम मस्तिष्क का हिस्सा है। तो पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? तो इसका सही जवाब सी होगा, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। इनमें से किस हार्मोन का एक निश्चित टारगेट अंग नहीं है?
इनमें से किस हार्मोन का एक निश्चित टारगेट अंग नहीं है? ग्रोथ वृद्धि हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, भासोप्रेसिन या इनमें से कोई नहीं? इनमें से किस हार्मोन का एक निश्चित टारगेट अंग नहीं है? इनमें से किस हार्मोन का एक निश्चित टारगेट अंग नहीं है? ए ग्रोथ या वृद्धि हार्मोन, बी ऑक्सीटोसिन, सी भासोप्रेसिन, डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिए और अभी तक चैनल को यदि लाइक नहीं किया चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और टन से घंटा बजा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो बना मैं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वैसे भी लाइव स्ट्रीमिंग में आप लोग जुड़ते कम हैं, लाइव स्ट्रीम में जुड़िए और जुड़ करके जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस पर रिपीट कीजिए और आप पेन पेपर लेके बैठिए। जितना क्वेश्चन हम करते जाते हैं उसे मिला तक देखते रहिए, आप कितना सही कर पाते हैं। एक तरह से टेस्ट भी हो जाएगा। ये बता दें कि ये आपका मॉडल सेट 3 है साइंस का, क्लास 10 मॉडल सेट 3। इसमें साइंस का तीनों सब्जेक्ट कवर किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो कुल 80 प्रश्न देखेंगे जिसमें 32 हो चुका है। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तब तक हम देखते हैं आंसर आ चुका है क्या है। इसका आंसर होगा सी भासोप्रेसिन। भासोप्रेसिन, भासोप्रेसिन। अच्छा 33वां प्रश्न, 220 वोल्ट वाले मुख्य तार से 40 वाट के एक बल्ब को जोड़ दिया गया। ठीक, अब बल्ब की कुंडली में बाता धारा का मान क्या होगा? जो देखिए एक सेकेंड, जब आपका 220 वोल्ट हो, 220 वोल्ट के मुख्य तार से 40 वाट के बल्ब को जोड़ दिया गया है, बल्ब की कुंडली में बहती धारा का मान क्या होगा? वोल्ट कितना है भैया? 220 वोल्ट है। वाट कितना है? 40। तो वाट का भी पी बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बाय आर। और धारा का मान पूछा है तो P का मान तो दिया 40, तो ऐसे लिख सकते हैं आप 40 इक्वल टू 220 का स्क्वायर कर दीजिए अब बटा आर। तो आई थिंक ये जो है आपका हो जाएगा तब 22 का स्क्वायर 484, क्या रे 22 का स्क्वायर 484, इसका डबल जीरो हो जाएगा बाय आर। और इधर 40 तो है ही। अब देखिए इसका शून्य कट गया, एक शून्य पार, 4 का 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 121। तो आ गया यहाँ 1, तो हो गया R बराबर 121। तो इसमें धारा का मान कितना होगा? धारा का मान हो जाएगा, जब वोल्ट है ये है तो धारा का मान हो जाएगा 220 वोल्ट है। V बराबर आई आर, R हो गया 121 आई आर। तो धारा I बराबर V बटा आर। यदि I बराबर V बटा आर होता है, थोड़ा देख लेते हैं, I बराबर V बटा आर, I बराबर V बटा आर। तो V का 220 वोल्ट हुआ, R 121 है, R कितना 121 है। तो 11 21 से 11 बार में और 11 दूना 22। तो आपका आई का मान हो जाएगा 20 बटा 11। आई का मान कितना आया? 20 बटा 11। तो 20 बटा 11 कौन ऑप्शन में? देखिए 20 बटा 11 नहीं, 11 बटा 20 2 दिया है किस हिसाब से भैया? 40 वाट का है तो 11 बटा 20 कहीं 220 वोल्ट था और 220 वोल्ट को 121 से भाग दिए, 11 दूना 22, तो 20 तो आ ही रहा है, 11 एकम 11, तो ये तो सही जा रहा है। तो दिक्कत क्या है? देखते हैं इसका आंसर आया है, क्या लिया है ये आंसर? 2 बटा 11 लिया है। या इसका थोड़ा सा मिस्टेक्स है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये आंसर ए वाला लिया है तो बता दें, जहाँ 2 नहीं होगा 20 बटा 11 होगा, 20 बटा 11, तभी ए जाके आंसर सही होगा। तो याद रखिएगा इसमें क्या करना है, 20 बटा 11, क्या 20 बटा 11। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या होता है? विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए मेरे ख्याल से नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। सॉरी खाली है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली, तार की कुंडली के लिए तांबा होना चाहिए, वो भी नहीं, तब क्या भैया? टंगस्टन। तो
मेरा ही बैंड बजा दिया धतर पत्र में। विद्युत हीटर में, तो सही जवाब इसका बी होगा, विद्युत हीटर में। चलिए इसको भी लगाइए देते हैं। तो इसका जिसमें ग्रीन कलर का है वही आंसर हो। विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का तत्व का किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? टंगस्टन का। विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए, तार की कुंडली बनाने के लिए टंगस्टन का व्यवहार किया जाता है। चलिए, एक चालक का प्रतिरोध 220 वोल्टेज है, 220 ओम है, सॉरी, एक चालक का प्रतिरोध 220 ओम है और इसे 110 वोल्ट के स्रोत के साथ जोड़ दिया तो धारा क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, आप लोग जानते हैं धारा बराबर आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है V बटा आर। तो V का मान है 110 और R का मान है 220। 0 0 इस बचवा 11 कम 11, 11 दूना 22, 1/2, 1/2 बोलिए या आधा बोलिए, इसका आंसर तो हो जाएगा D, 0.5 एम्पियर। नहीं, 0.5 एम्पियर ही आएगा। 1/2 बोलो या आधा बोलो, 0.5, इसका डी सही जवाब है। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन का जब डिस्क्राइब भी सामने किए तो इसका डी और सी करने का क्या मतलब है? तो डी सही जवाब है, 0.5 एम्पियर। किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच, किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत बल उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं? देखिए, किसी बंद कुंडली में जब किसी चुंबक का गति करवाते हैं तो और उसकी सापेक्षिक गति होती है, तो उसके कारण जो गति कुंडली में विद्युत बल उत्पन्न होती है उस क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है विद्युत चुंबक के प्रेरण, बी है विद्युत चुंबक के प्रेरण के नियम, सी है विद्युत चुंबक। डी में से कौन है? ये विद्युत चुंबक के प्रेरण होना चाहिए, क्योंकि विद्युत चुंबक के प्रेरण की घटना के कारण ही कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। देखिए, जब सिंपल सी बात है, एक तांबे का तार ले लीजिए, गोल कर दीजिए और उसमें एक क्षण चुंबक लेके उसको लगातार गति करवाते हैं। उस गति के कारण, सापेक्षिक गति के कारण धारा प्रेरित होने लगती है, तो विद्युत चुंबक के प्रेरण हुआ, वहाँ धारा उत्पन्न हुआ विद्युत चुंबक के प्रेरण के कारण। चलिए अगला सवाल है। इसमें सवाल इसका गोल है, शायद टेक्निकल फॉल्ट है। चलिए इसको पार करते हैं। चुंबक के क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, हाँ, चुंबक के क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा उष्मा उत्पन्न करती है। चुंबक के क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा उष्मा उत्पन्न करती है, या बी आकर्षण बल उत्पन्न करती है, सी चालक पर बल उत्पन्न करती है, डी इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। इसका क्या सही जवाब होगा? इसका सी होगा, चालक पर बल उत्पन्न करती है। चुंबक के क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल लगाएगी। चालक पर क्या लगाएगी? बल लगाएगी। इनमें से कौन हार्मोन दूध का निर्माण करता है? इनमें से कौन सा हार्मोन दूध का निर्माण करता है? किस हार्मोन के कारण दूध बनता है? ए FSH, बी LH, सी TSH, डी प्रोलैक्टिन। तो हमारे ख्याल से प्रोलैक्टिन होना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या है। डी प्रोलैक्टिन सही है। दूध का निर्माण करने वाला कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन। दूध का निर्माण करने वाला प्रोलैक्टिन। अगर यदि प्रोलैक्टिन नहीं होगा तब बात विचार, क्वेश्चन जब पूछी हो ना तो उसमें जवाब दे सकते हैं आप लोग भी, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई के संबंध में आप बात कर सकते हैं, क्वेश्चन के समय में बात कर सकते हैं। इनमें से कौन हार्मोन दूध का निर्माण करता है? तो प्रोलैक्टिन। फिर कहता है दानवाकार शरीर यह विद्रुपता किस हार्मोन के अतिस्राव से उत्पन्न होता है? क्वेश्चन समझ में आया? दानवाकार शरीर या विद्रुपता मतलब आवश्यकता से ज्यादा मोटा हो जाना, विरूपता होना चाहिए, विद्रुपता लिख दिया, विरूपता, आवश्यकता से ज्यादा मोटा हो जाना। आदमी कड़कड़ावा के मोटा जाता है, उसको तुम क्या देखता है? वो ज्यादा थोड़ी मोटा है। देखना शहर टाउन में जो होता है, लोग भैंस नियर मोटा हो जाता है, पोल्ट्री है या फैला हुआ है बेचारा, जितना आगे उतना पाछा है, जितना आगा उतना पाछा, उतना साइड। वो आदमी को लाठी मारेगा, चप बैठेगा देह पर, नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो जो बीमारी है किस हार्मोन के कारण होता है? दानवाकार शरीर यह विरूपता किस हार्मोन के अतिस्राव से उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन दिया है ए TSH, ऑप्शन बी थायरैक्सिन, ऑप्शन सी GTH, ऑप्शन डी ACTH। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी आ गया है। इसका सही जवाब होगा सी GTS। सुन लो, आज याद कर लो, GTS की मात्रा यदि शरीर में अधिक हो गई,
जीटीएस हार्मोन यदि अति स्राव हो गया, ज़्यादा स्राव तो सब में होता है, तुम में भी होता है, हमें भी तो है, थोड़ा थोड़ा तो होना ही है, तब ना शरीर मोटाएगा थोड़ा, लेकिन ज़्यादा, अधिकता तो हर चीज़ में खराबी है, अधिकता हर चीज़ में खराबी है। ज़्यादा पानी बरसे तो लोग कहता लगता है आसमान में छेद हो गया, भूर हो गया है, पानी पड़ रहा है, और पानी ना पड़े तो कहता है भगवान तो है का कछारी, लोग कहता है ना। सीता माता सुंदर नहीं थी, अति सुंदर थी। सुंदर का मतलब होता है सामान्य सुंदर, अति सुंदर मतलब बहुत सुंदर, सुंदरों का सुंदर, अति सुंदर। रावण ले भाग गया, राम जी परेशान हो गए। अधिकता हर चीज़ में खराबी है, अधिकता हर चीज़ में खराबी है। तो उसी प्रकार शरीर में जीटीएस हार्मोन का मात्रा अतिस्राव हो जाता है, तो उसके कारण आदमी का शरीर क्या होता है, दानव जैसे हो जाता है, भैंसा नियर मोटा हो गया, जय जय श्री सीताराम, ठेल दिया तो कोठी नियर गिरेगा। भ्रूण कोष अवस्थित रहता है, आ ही रहे, भ्रूण कोष अवस्थित रहता है। भ्रूण कोष अवस्थित कहाँ रहता है, ए परागकोश में, बी वृंत में, सी बीजांड में, डी दलपुंज में। भी किसमें, ए परागकोश में, बी वृंत में, सी बीजांड में, डी दलपुंज में। भ्रूण कोष कहाँ अवस्थित होता है, भ्रूण कोष मेरे ख्याल से बीजांड में होना चाहिए। देखते हैं क्या जवाब लिया, हाँ बीजांड सही जवाब है। भ्रूण कोष कहाँ होना चाहिए, कहाँ होता है, बीजांड में, होना नहीं चाहिए, होता है बीजांड में। भ्रूण कोष किसको कहते हैं, जैसे चना तोड़े हो, दाल, वही है भ्रूण, उसका भ्रूण, और उसको फाड़ोगे ना, बीच में देना, छोटा सा एकदम निकलेगा, वही हुआ, पूरा भ्रूण हुआ, उसके बीच में पौधा वाला छोटा सा, तो वही भ्रूण पोषण हुआ। तो भ्रूण कहाँ हुआ, चना का दाले में ना हुआ, कि गछिया में नहीं हो गया, फुलवा में नहीं हो गया, आम का गाछ होगा, तो भ्रूण पोष कहाँ होगा, उसका गुट्ठी में होगा, गुट्ठी के बीच में, हाँ गुट्ठी के बीच में रहता है ना दाल टाइप का, वही भ्रूणपोष है। तो भ्रूणपोष कहाँ होता है, बीजांड में। भ्रूणपोष कहाँ होता है, बीजांड में। कितना मिनट निकल गया, 17 मिनट निकल गया। क्या क्वेश्चन हुआ है भाई, अच्छा, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबक के क्षेत्र की दिशा, हाँ विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबक के क्षेत्र की दिशा किसके नियम से, ए मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जाती है, बी फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से ज्ञात की जा सकती है, सी ओम के नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है, डी और स्टेड के नियम से ज्ञात की जा सकती है। हमारे ख्याल से डी होना चाहिए, तो ए लिया है, सॉरी मैक्सवेल, हाँ मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबक के क्षेत्र, ओ और स्टेट साहब भी तो यही बताए थे, विद्युत धारा के कारण चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो कि कंपास वाला प्रयोग भी बताए थे। अच्छा, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबक के क्षेत्र की दिशा किसके लिए, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से बताया था। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है, तो अपने दाहिने हाथ के मुट्ठी में किसी धारावाही चालक तार को पकड़िए, दाहिना हाथ के मुट्ठी में पकड़िए, और अंगूठा तब दिखाएगा धारा का दिशा, अंगूठा क्या दिखाएगा, धारा का दिशा, और शेष हाथ के शेष उंगलियां, हाथ के शेष उंगलियां क्या दिखाएगा, चुंबक के क्षेत्र की दिशा। तो ये सही जवाब है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबक के क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से पता चलता है। चलिए, दो समानांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, तो वे एक दूसरे को, देखिए दो समानांतर तार, दोनों एक दूसरे से ऐसे पार हुआ है, समझे, दो समानांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, ए प्रतिकर्षित करती हैं, बी प्रभावित नहीं करती हैं, सी उदासीन रहती हैं, डी आकर्षित करती हैं। दो समांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशाओं में प्रवाहित हो रही है, एगो इधर से इधर जा रही है, एगो इधर से इधर आ रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, क्या करेगा, ABCD में से ऑप्शन में से क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग भी जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका होगा प्रतिकर्षित करती है, क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। यदि दो समांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो, तो एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित, मतलब ठेलेगी, पटाएगी नहीं, हटाएगी। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि, हाँ निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, ए ऊर्जा, बी कार्य, सी संवेग, डी विभव। इनमें सदिश राशि कौन है, तो वेग और संवेग सदिश राशि होता है, तो संवेग सदिश राशि हो जाएगा। ऊर्जा, कार्य, विभव ये सब अदिश राशि है। सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों, उसको सदिश राशि कहते हैं। और जिसमें दिशा और परिमाण, परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो, जिसमें परिमाण हो दिशा ना हो, उसको अदिश कहते हैं।
और जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो तो उसे क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। तो वेग और संवेग ये सभी सदिश राशि हैं, तो संवेग इसका सही जवाब है। ऊर्जा, कार्य, विभव ये सब अदिश राशि है। परमाणु विस्फोट के समय अपार ऊर्जा निकलती है क्योंकि परमाणु विस्फोट के समय अपार ऊर्जा निकलती है क्योंकि द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है। द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ए। बी है यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है। सी है परमाणु में अपार ऊर्जा सन्निहित होती है। डी इनमें से कोई नहीं। परमाणु विस्फोट के समय अपार ऊर्जा निकलती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है ए, द्रव्यमान ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तित होता है। परमाणु विस्फोट के समय अपार ऊर्जा निकलती है क्योंकि द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है। द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होने के कारण ही परमाणु विस्फोट के समय क्या होता है? बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होने के कारण ही परमाणु विस्फोट के समय बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। चलिए 46वां प्रश्न अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन है स्वपरागन किन किन पौधों में संभव है? स्वपरागन, खुद परागन किन किन पौधों में संभव है? ए एक लिंगी, बी केवल उभयलिंगी, सी किसी प्रकार के पौधे में, और डी इनमें से कोई नहीं। मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए उभयलिंगी, बी वाला में होना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर आ गया है, क्या दिया है? ये लिया एक लिंगी, सॉरी एक लिंगी पौधों में। स्वपरागन एक लिंगी पौधों में होगा। स्वपरागन एक लिंगी पौधों में होगा। स्वपरागन एक लिंगी पौधों में होगा। एक लिंगी पौधों में स्वपरागन होगा। एक लिंगी पौधों में क्या होगा? स्वपरागन। स्वपरागन किस में होगा? एक लिंगी पौधों में होगा स्वपरागन। थ्योरम क्वेश्चन से संबंधित आप लोगों को कुछ भी पूछना हो, इसमें चर्चा करना हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी जवाब इसको सजेस्ट कर सकते हैं कि ये जवाब हो सकता है, वो जवाब हो सकता है। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनाता है। जब निषेचन होता है, निषेचन कब होता है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलेगा, शुक्राणु और अंडाणु जब मिलेगा उसके बाद होता है निषेचन। निषेचन का मतलब होता है जितने शुक्राणु अंडाणु मिले उस सब का काम नहीं है, उनमें से एक अंडाणु जो है, शुक्राणु बहुत सारे हैं, लाखों की संख्या में रहता है, और लाखों की संख्या में से कोई एक शुक्राणु अंडाणु में चुभेगा, धसेगा। जैसे धसा वही निषेचित हुआ, जो धसा वही निषेचित हुआ, बाकी सारे शुक्राणु डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और उसी को कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन जब हो जाता है महिलाओं को वोमिटिंग होना शुरू हो जाता है, तो लोग कहने लगता है वो गर्भवती हो गई है निषेचित होने के बाद। इसमें शर्माने की क्या बात है? हंसने मुस्कुराने की क्या बात है? सब उसी प्रक्रिया से आए हो, तुम भी हम भी, सब तो उसी प्रक्रिया से आए नहीं। बायोलॉजी जैसे पढ़ता है लड़का के चेहरा पर खुशी आ जाता है, अरे मशमो यही होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, प्रक्रिया तो वही है। ऐसा थोड़ी है कि तुम दूसरी प्रक्रिया से, और तुम बच्चा जो लाओगे दूसरी प्रक्रिया से लाओगे, डायरेक्ट गूगल से डाउनलोड कर लोगे, ऐसा तो है नहीं, सब तो उसी में जाओगे। लोग कहता है ना, उस दिन ने बताए थे, तू भी नहीं गया था भैंस को हीरोइन, भैंस हीरोइन को हीरो से मिलाने के लिए, क्या बोले? यही चीज इंसानों में भी होता है। इंसान तो मालो जालो से खत्म होता है, और बाजा बजा के, लाउड स्पीकर बजा के लोगों को खबर करके, आज हमारा सुहाग रात है, पहली बार प्रजनन करने वाले हैं, जन्म करने वाले, करता है कि नहीं करता है? अच्छा, जो सुहाग रात में जाता है क्या उसको पता नहीं है? उसको पता नहीं है क्या हो रहा है, क्या होने वाला है भीतर में? घर वाला नहीं पता है, माँ हो बाप हो सबको पता नहीं है, सबको पता रहता है। लेकिन ये नैसर्गिक क्रियाएं तो होना ही होना है, इसमें बड़ी बात कुछ नहीं है। तो निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर क्या बनाता है? तुम तो बड़ा मगन है कार्य गुडरा। चलो, निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर क्या बनाता है? नर युग्मक, मादा युग्मक, भ्रूणकोश या भ्रूण? तो मेरे ख्याल से भ्रूण बनाना चाहिए। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। मादा युग्मक, सॉरी मादा युग्मक। निषेचन के बाद क्या बनाते हैं? मादा युग्मक। इनमें शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है जहां शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन करते हैं, क्या कहलाता है? चार को ऑप्शन दिया है। ए वृषण, बी शुक्र जनन नलिकाएं, सी अधिवृषण, डी शुक्रवाहिका। ये सब के सब अंडकोश का ही भाग है, जिसको हाइड्रोसिल कहते हो, बाबा जी का बटखरा नहीं। इनमें कौन शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है जहां शुक्राणु परिपक्व होता है तथा सक्रिय होकर फिर निषेचन करते हैं? तो क्या कहता है? ए वृषण, वृषण तो पूरा हो गया हाइड्रोसिल,
पूरी शुक्र जन नलिका उसी वृषण में निकला रहता है। पढ़ाएंगे तुम लोगों को भी, जन्म चैप्टर में बताएंगे फोटो बना करके। देखो जहाँ से पैपा निकला, इसी पैपा से रस पानी जो को सब निकलता है धीरे धीरे। हाँ, शुक्र जन नलिका, सी है अधिवृषण और डी है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका से शुक्रवाहिका जो नली होगा उसमें एक है शुक्र जनन नलिका जिसमें शुक्राणु का उत्पन्न होना है। एक है शुक्रवाहिका जो बना हुआ माल को आगे फेंकता है, मतलब बने हुए शुक्राणु को आगे पहुंचाता है। फैक्ट्री है वृषण, फैक्ट्री है वृषण कोष, जहाँ शुक्राणु कोष जहाँ पर बनता है वो फैक्ट्री हो गया। शुक्राणु रोज बनता है, बिल्कुल बनेगा, जब बनेगा उसका है वहाँ फैक्ट्री। और वो जो फैक्ट्री में जब कोई माल उत्पादित हो जाता है तो कहाँ जाएगा, बाहर जाना है। बाहर जाना है तो वो ले जाने वाला मार्ग जो है वह है शुक्रवाहिका। तो अब देखते हैं इसका जवाब क्या है। कहते हैं इनमें शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है जहाँ शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन करते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो शुक्रवाहिका सही जवाब। इसी में शुक्रवाहिका में ही शुक्राणु परिपक्व होता है, ठोस। अच्छा, मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है। ले, ये पूछ रहा है मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। ए मादा की योनि में, नहीं, बी गर्भाशय में, सी ग्रीवा में, डी फिलोपियन नलिका में। किस में होता है, चारों ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है। मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन, मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। ये तो हमारे ख्याल से मादा की योनि में तो नहीं होगा, गर्भाशय में या फिलोपियन नलिका में। अच्छा, देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है। इसका ऑप्शन दिया है ग्रीवा में, ना इनने आने उनने, ग्रीवा में होता है। मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन, सही बात, ग्रीवा सही है, अब याद आ गया। मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, ग्रीवा में होता है, ग्रीवा में। ये सब योनि का भाग है, जिसको वेजना कहते हो, उसी का भाग है। उसको बनाएंगे, चित्र बना के जब पढ़ाएंगे ना, एक एक भाग बताएंगे यहाँ पर क्या होता है, कहाँ पर किस चीज़ का क्या कार्य है। और जो कहता है ना कि कोई महिला को जो बच्चे नहीं होते हैं, पुरुष लोग उस पर अपना धाक जमाता है, वो इसको बच्चा नहीं होता, ये नहीं होता। जहाँ लोग बच्चा नहीं होने के केस में महिला 2% दोषी हो सकता है, 98% दोषी पुरुष ही होता है, इतना बात जान लो। लेकिन फिर भी लोग अपनी कमजोरी छुपाने के लिए इलाज किसका करेगा, महिलाओं का करवाता है, समझ रहे हो। महिला एक ही, वही 2% में क्या, उसमें एक ही कमजोरी हो सकती है, या तो समय पर उसका मेंस नहीं हो रहा है, मेंस हो रहा है तो कम हो रहा है, या ज़्यादा दिन हो रहा है तो उसका वो क्या कहते हो, जो शुक्राणु होता है उसमें ठहर नहीं पाता है, यही दोष हो सकता है। और मेंस सही टाइम पर हो रहा है, सही टाइम पर सही टाइम तक चलता है तो कोई तो उसने सारा दोष लड़का में। लेकिन लड़का जात, हमारा समाज क्या है, पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ पुरुष अपना गलती कभी नहीं कछेगा, नहीं अपना गलती नहीं कछेगा, जहाँ कनियन को डह लाठी, इसको बच्चे नहीं होता है। तो लेकिन समझो, मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन क्या होता है, ग्रीवा में होता है। जब सारा बात तुम लोगों की पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, रेडियो सक्रियता की खोज मेरे ख्याल से मैडम क्यूरी ने किया था। ओह सॉरी, रेडियो सक्रियता का खोज हेनरी बैक्वेरल ने किया था। सॉरी, ए रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्वेरल ने किया था, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्वेरल ने किया था। चलिए, और 51वां प्रश्न क्या है, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिक के विखंडन। हाँ, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिक के विखंडन। नाभिक विखंडन का मतलब ये होता है टूटना, विखंडन का शाब्दिक अर्थ होता है टूटना। तो नाभिक टूट गया तो नाभिक के विखंडन हो गया, सिंपल सी बात है। एक भारी नाभिक को दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिक के विखंडन कहते हैं। तारों में ऊर्जा का स्रोत है, तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तारा जो है, तारा समझ रहे हो ना, तारा में ऊर्जा का स्रोत क्या हो सकता है, तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अब क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है, 50 क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन हुआ है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, सीधा सीधी
ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा उत्पन्न होता है ऊष्माक्षेपी, और ऊष्मा अलग से लगे तो उसको कहते हैं ऊष्मा शोषी। यू हैव गॉट इतना रुपया, अब यह फ्री के पैसा देता है रे। हाँ, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है? प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है? प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है? प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है? तो ए संयोजन अभिक्रिया, बी अपघटन अभिक्रिया, सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, डी विघटन अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस का दहन तो संयोजन, अपघटन, ऊष्माक्षेपी। तो हमारे ख्याल से ऊष्माक्षेपी होना चाहिए। देखते हैं क्या है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है, क्योंकि उसमें जब गैस जलता है तो ऊष्मा निकलता है, जलने के बाद ऊष्मा निकलता है नहीं, गैस जलने पर तभी तो खाना वाना बनता है। तो प्राकृतिक गैस का दहन, दहन मतलब जलना, प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है? प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण है। भूर्ण का विकास होता है, ले फिर पूछ दिया। मैंने पूछा था नहीं, भूर्ण का विकास नहीं पूछा था नहीं। वो सवाल क्या था पिछला, वो जो थोड़ा अथी हुआ था, ग्रीवा में मारे थे, वो शुक्राणु निषेचन पूछा था। भूर्ण का विकास कहाँ होता है? भूर्ण का विकास होता है मतलब कहाँ होता है? ए गर्भाशय में, बी फिलोपिन नलिका में, सी नारी की योनि में, डी ग्रीवा में। योनि तो में नहीं होता, ये तो खाली रास्ता है को मार्ग। हमारे ख्याल से होना चाहिए गर्भाशय। गर्भ तो गर्भाशय में ही ना होना चाहिए जी। देखते हैं आंसर क्या, गर्भाशय। ये सही जवाब है, समझे। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय। तो 56वां प्रश्न है, विकास के आधार पर निम्न में किसका शारीरिक विकल्प उत्तम है? तो चिंपैंजी का होगा, उस गलती से छुआ गया मकड़ी वाला, चिंपैंजी, डी सही है। चलिए, निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? टीटी, छोटी टीटी, सी सही जवाब है। बौने पौधे को छोटी टीटी दर्शाता है, सी सही जवाब है। क्रोमोसोम के 4 प्रकारों का वर्गीकरण किसके आधार पर होता है? सेंट्रोमियर के आधार पर होता है। क्रोमोसोम के 4 प्रकारों का वर्गीकरण सेंट्रोमियर के आधार पर होता है। क्रोमोसोम के 4 प्रकारों का वर्गीकरण सेंट्रोमियर के आधार पर होता है। क्रोमोसोम के 4 प्रकारों का वर्गीकरण सेंट्रोमियर के आधार पर होता है। 59वां प्रश्न यह है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ए ऊष्माशोषी, बी ऊष्माक्षेपी, सी उभयगामी, डी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो मेरा भी जवाब आ चुका है, इसका जवाब होगा बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका होगा बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण किस प्रकार? ए अपचयन अभिक्रिया, बी अवक्षेपण अभिक्रिया, सी संयोजन अभिक्रिया, डी उपचयन अभिक्रिया। तो संक्षारण ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो सकता है। देखते हैं, ये डी सही जवाब है। संक्षारण उपचयन अभिक्रिया है, ये उपचयन को ही ऑक्सीकरण कहते हैं और अपचयन को अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। संक्षारण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? नीचे जो अभिक्रिया दिया गया है 2PbO प्लस C 2PbS 2Pb प्लस CO2, तो इसका कौन सा कथन क्या है? असत्य है। तो इसका देख लीजिए, शीशा अपचयित हो रहा है, यह कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ए एवं 1 और 2 दोनों सही है, यह कार्बन उपचयित हो रहा है। तो देखिए इसका जवाब आ गया, इसका सही जवाब होगा सी, मतलब शीशा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, यही सही जवाब होगा इसका सही जवाब होगा सी। चलिए 62वां प्रश्न, धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया कौन सी गैस? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होना चाहिए उत्पन्न।
CO2 गैस उत्पन्न होती है। धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होती है? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मनुष्य में AAXO गुणसूत्र रहने पर क्या होता है? मनुष्य में AA कहता है, मनुष्य में AAXO गुणसूत्र रहने पर क्या होता है? ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्लास 10th में आपको नहीं मिलेगा, क्लास 10th के किताब में खोजने पर जल्दी नहीं मिलेगा, ये NCERT की बुक में हो सकता है। मनुष्य में AAXO गुणसूत्र रहने पर क्या बनता है? तो इसका होगा सही जवाब, इसका होगा C नंबर का कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम। मनुष्य में AAXO गुणसूत्र रहने पर क्या होता है? कुशिंग सिंड्रोम। इनमें किसने सर्वप्रथम विकासवाद का सिद्धांत दिया था? इनमें से किसने 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 विकासवाद का सिद्धांत दिया था? इसका सही जवाब होगा C, हेकेल। इसका सही जवाब क्या होगा? हेकेल। इनमें से किसने सर्वप्रथम विकासवाद का सिद्धांत दिया था? डार्विन, वेलेस, हेकेल, लेमार्क। तो इसमें जवाब होगा हेकेल। हेकेल इज द राइट आंसर। हेकेल ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। हेकेल ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। हेकेल ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। अपशिष्टों के प्रबंधन में कौन सी बात महत्वपूर्ण है? अपशिष्टों के प्रबंधन में कौन सी बात महत्वपूर्ण है? अपशिष्टों के प्रबंधन में कौन सी बात महत्वपूर्ण है? A, अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा में कमी लाना। B, अवशेषों का पुनः उपयोग एवं पुनःचक्रण। C, ठोस अपशिष्टों का निस्तारण। D, उपयुक्त सभी। हमारे समझ से D आंसर होना चाहिए इसका, उपयुक्त सही सभी। मत देखिए, अपशिष्टों के प्रबंधन में कौन सी बात महत्वपूर्ण है? तो अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा में कमी लाना, ये भी सही है। अवशेषों के पुनः उपयोग एवं पुनःचक्रण सी है। ठोस अपशिष्टों का निस्तारण, ये तीनों बात ही सही है। उच्च तापमान पर अपशिष्टों को जलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लैंड फिलिंग, B, अवसादन, C, दहन, D, शोधन। तो उच्च तापमान पर जलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इसमें चारों ऑप्शन में से क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करके जवाब दीजिए। उच्च तापमान पर अपशिष्ट को जलाने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? देख लीजिए, इस सेशन में आप देख रहे हैं मॉडल सेट 3 का एग्ज़ाम हो रहा है। एग्ज़ाम में 2025 के एग्ज़ाम में आने वाला है, मॉडल सेट 3 का टेस्ट दिया जा रहा है। आप लोग भी टेस्ट दे सकते हैं। पेन पेपर लेके बैठिए और जितना क्वेश्चन आप करते हैं साथ साथ में उसका आंसर लिखते जाइए। इसीलिए हम हर क्वेश्चन बोलने के बाद आंसर बहुत लेट से बोलते हैं, ताकि आपको समय मिले और आप भी उसको टेस्ट दे सकें लाइव स्ट्रीम के साथ। तो आप लोगों से यही मेरा निवेदन है कि आप लोग भी दीजिए, पेन पेपर लेके बैठिए और इस क्वेश्चन को सही करने का प्रयास कीजिए, कितना कर पाते हैं। और साथ में इस डिस्कशन में यदि आप भाग लेते हैं तो साथ साथ ही आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाक से लाइक कर दीजिए। लाइक में कोई देरी मत कीजिए, लाइक और कमेंट धड़ाधड़ देते रहिए। और उच्च तापमान पर अपशिष्टों को जलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखते हैं मेरा जब जवाब आ गया है तो क्या आया है। इसका सही जवाब होगा दहन। उच्च तापमान पर अपशिष्टों को जलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दहन। उच्च तापमान पर अपशिष्टों को जलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दहन। उच्च तापमान पर अपशिष्टों को जलाने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल है? नेटल के डंक में कौन सा अम्ल है? मेथेनोइक अम्ल होना चाहिए। देख लेते हैं नेटल के अम्ल में, नेटल जिसको उर्कुस्सी कहते हैं वही है नेटल। गांव घर के भाषा में उसको उर्कुस्सी कहता है। इसका डी सही है, मेथेनोइक अम्ल। नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है, जो उर्कुस्सी, गांव घर में उसको उर्कुस्सी बोला जाता है। और लोग गरीबों कहता है, बच्चा बुतरू को जब बदमाशी कहता है तो बड़ा खराब गाली देता है, आप लोग समझते होंगे। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल आप अलग से भी खरीद लीजिए और थोड़ा सा लेकर आदमी को लगा दीजिए, लगा नचवाने बस उछलने वो। मेथेनोइक अम्ल, नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल का बता देते हैं सूत्र क्या है भाई। मेथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है, ये देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का भाग है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है यौगिक। कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र होता है RCOOH। RCOOH। अरे क्या करूँगा, घुड़कुनिया मार देता है बीच बीच में लो। और मेथेनोइक अम्ल का डायरेक्ट जो सूत्र होगा मेथेनोइक अम्ल है ना, मेथेनोइक अम्ल
COOH, HCOOH, मेथेनोइक अम्ल। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है चेला? मेथेनोइक अम्ल। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? किसी लाल तप्त आयरन पर मतलब लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? AFeO मतलब फेरस ऑक्साइड, B Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और C Fe3O4 फेरिक टेट्रा ऑक्साइड, और FeS फेरस सल्फाइड। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा C Fe3O4 फेरिक टेट्रा ऑक्साइड। धोवन सोडा किस प्रकार का होता है? धोवन सोडा किस प्रकार का होता है? A तरल, B पारदर्शी क्रिस्टल, C गैस, D सभी गलत। हमारे ख्याल से होना चाहिए ये B क्रिस्टल, पारदर्शी क्रिस्टल। अच्छा, पारदर्शी क्रिस्टल B इसका। धोवन सोडा किस प्रकार का होता है? तो पारदर्शी क्रिस्टल होता है धोवन सोडा, जिसको धोबिया सोडा भी कहते हैं। धोने वाला सोडा को सोडा कौन है? धोने वाला सोडा जो होता है पारदर्शी क्रिस्टल, उसका क्रिस्टल जो होता है पारदर्शी होता है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट है भैया। ये बेकिंग सोडा का, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? NaHCO3। याद रखिएगा, जब बाइकार्बोनेट की बात आ जाए तो कार्बोनेट CO3 होता है और बाइकार्बोनेट HCO3 होता है। तो HCO3 जैसी है तो वो हो गया बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग पाउडर बोला जाता है। तो 71वां प्रश्न सही जवाब। अच्छा, 72वां प्रश्न, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं? A उत्पादक, B अपघटक, C उपभोक्ता, D आहार श्रृंखला। जीवाणु और कवक क्या कहलाते हैं? जीवाणु और कवक अपघटक कहलाते हैं। जीवाणु और कवक अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटक। जीवाणु और कवक अपघटक कहलाते हैं। 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 कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण कौन हो सकता है? A वन तालाब, B झील तालाब, C बगीचा खेत, D सभी सही है। C बगीचा खेत। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या है? बगीचा खेत। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है बगीचा खेत। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण कौन है? बगीचा खेत। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है बगीचा खेत। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है बगीचा खेत। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है बगीचा खेत। तमिलनाडु में प्राचीन तालाबों को किस नाम से पुकारा जाता है? तमिलनाडु में प्राचीन तालाबों को किस नाम से पुकारा जाता है? तमिलनाडु में, ध्यान से सुनिए, तमिलनाडु में प्राचीन तालाबों को किस नाम से पुकारा जाता है? A कुंडी, B एरी, C पार, D आगोर। A कुंडी, B एरी, C पार, D आगोर। तमिलनाडु में प्राचीन तालाबों को किस नाम से पुकारा जाता है? इसका सही जवाब होगा एरी। B सही जवाब है, एरी। तमिलनाडु में प्राचीन तालाबों को एरी के नाम से पुकारा जाता है। तमिलनाडु में प्राचीन तालाबों को किस नाम से पुकारा जाता है? एरी के नाम से पुकारा जाता है, एरी। तमिलनाडु में प्राचीन तालाबों को एरी के नाम से पुकारा जाता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब इसका कमेंट कीजिए, धड़ाधड़। देखते हैं कितना लोग सही कर पाते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? A तुंगभद्रा नदी, B कावेरी नदी, C नर्मदा नदी, D स्वर्णरेखा नदी। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए धड़ाक से। तब तक देखते हैं मेरा आंसर आ चुका है। इसका सही जवाब होगा C नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी। लड़का बोला था ना रे, तुम्हें बोला था सी नर्मदा नदी। अनमुन जैसा मार दिया था कि जानता था, मार दिए ABCD। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया था? नर्मदा नदी पर। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, समूह में प्रेडिक्टेबल, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? मतलब घटता है
बी में स्थिर रहता है, सी बढ़ता है, डी में से क्या, तो ऊपर से जब नीचे आएगा तो मेरे ख्याल से बढ़ना चाहिए, बढ़ता है, सही जवाब है। तो समूह में ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो परमाणु के आकार में परिवर्तन होगा, वो बढ़ता है, धीरे धीरे परमाणु का आकार बढ़ते जाता है। आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर होती हैं? आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर होती हैं? ए बाईं ओर, सी दाईं ओर, सी बी दाईं ओर, सी मध्य में, डी सभी स्थानों पर। बाईं ओर तो क्षार धातु है, इधर तो किन्नर छक्का वाला उपधातु है, बीच धातु है। इसका सही जवाब क्या होगा साहब? और उधरो तो धातु है, कुछ कुछ सोडियम मिला हुआ, लेकिन क्षार धातु है। देखते हैं सही जवाब क्या लिया है। बाईं ओर, वाह 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 वाह, बाईं ओर क्षार धातु भी है तो धातु है। आवर्त सारणी में धातुएं बाईं ओर होती हैं। आवर्त सारणी में धातुएं किधर होती हैं? बाईं ओर। आवर्त सारणी में धातुएं कहाँ होती हैं? बाईं ओर। आवर्त सारणी में धातुएं बाईं ओर होती हैं। अब बोलना नहीं कुछ भी, 3 प्रश्न और करने दो। आवर्त सारणी के किस ओर अधातुएं होती हैं, स्थित होती हैं? तो ये दाईं ओर होना चाहिए, क्योंकि कार्बन जो है दाईं ओर ही है, ऐसे इधर, हाँ दाईं ओर। आवर्त सारणी के किस ओर आवर्त सारणी के किस ओर क्या कहते हैं अधातुएं स्थित होती हैं? तो आवर्त सारणी के दाईं ओर अधातुएं स्थित होती हैं। आवर्त सारणी के दाईं ओर अधातुएं स्थित होती हैं। आवर्त सारणी के दाईं ओर अधातुएं स्थित होती हैं। आवर्त सारणी के दाईं ओर अधातुएं स्थित होती हैं। आवर्त सारणी के दाईं ओर अधातुएं स्थित होती हैं। चलिए 79वां प्रश्न, अब सेकेंड लास्ट। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? ए समस्पर्शक, बी कूटपाद, सी जीव, डी इनमें से कोई नहीं। अमीबा अपना भोजन मेरे ख्याल से तो कूटपाद से भोजन ग्रहण करता है। देखते हैं सही जवाब क्या है। चलिए सही जवाब है कूटपाद। अमीबा अपना भोजन ग्रहण कूटपाद से ही करता है। चलिए लास्ट प्रश्न, निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है? तो सिंपल सा है, निम्न से कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी इनमें से कौन सा है? ए प्लाज्मोडियम, बी लेशमैनिया, सी प्रोटोजोआ, डी इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो इसका सही जवाब होगा ए प्लाज्मोडियम, मेरे ख्याल से। निम्नांकित में कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो ए प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है। तो इस प्रकार इस सेशन में हम 80 प्रश्नों को खत्म किए। ये मॉडल सेट 3 था, साइंस का मॉडल सेट 3, और इस प्रकार हम इसमें लगभग 10 से 15 मॉडल सेट करेंगे। हर सेट में 80 प्रश्न होंगे, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें कवर किया जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में आपको सारा मॉडल सेट का वीडियो प्राप्त हो जाएगा। उसमें आप चाहें तो सारे मॉडल सेट को एक एक करके देख सकते हैं, और ये परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं।